तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का बुक का रीड करेंगे, जैब परकरम का, है ना, जो वर्ग 10th में, क्लास 10th में BBI 100 मार्क का क्वेश्चन आता है इससे, एनसीईआरटी से, साइंस से, है ना। उसको हम लोग आज रीड करेंगे, है ना। पहला चैप्टर हमारा जैब परकरम, उसके बारे में जानेंगे, जैब परकरम के बारे में जानेंगे, पोषण के बारे में जानेंगे, है ना। देखते हैं, रीड करते हैं। किताब ने लाई है, खोल ना किताब। ओ वाह, देखना। फर्स्ट लाइन है, हम जैब मतलब सजीव तथा अजैब मतलब निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। हम जो है जैब मतलब सजीव, अजैब मतलब निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, है ना। वही है फर्स्ट लाइन। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है। मतलब कि यदि हम गाय को जुगाली करते हुए, कुत्ता को भौंकते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो सजीव है। लेकिन यदि कुत्ता या गाय या इंसान सो रहा है ना, सो रहा है, तो क्या तब भी हम सही सोचेंगे कि ये सजीव है? क्या तब भी हम सोचेंगे कि ये सजीव है ना? क्या तब भी हम सोचेंगे? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। मतलब सोए हुए कुत्ते को भी, सोए हुए इंसान को भी हम देख के बोल सकते हैं वो सजीव है। कैसे बोल सकते हैं? वो सांस लेता है, हम सांस लेते हुए उसको देखते हैं, है ना। सांस लेते हुए उसको हम देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है? अगला पॉइंट है, पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है। अगला पॉइंट है, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, हम ही में से कुछ कहेंगे वे हरे दिखते हैं, कुछ कहेंगे हरे दिखते हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? हम जब पोषण पढ़ रहे थे, बताए थे कुछ पौधे का रंग पीला भी होता है, लाल भी होता है, किसके कारण पीला होता है, किसके कारण लाल होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। जिस पत्तियों का हरी ना होकर अन्य रंग होती है वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। बुआरे पौधा में सजीव देखने के लिए क्या पौधा जो सजीव है वो देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? उसका वृद्धि होता है कि नहीं समय के साथ, है ना। उसमें जो है वो अपने जैसे एक और पौधा का उत्पन्न कर सकता है कि नहीं, मतलब उसमें प्रजनन की क्रिया होती है कि नहीं, है ना। वो सब देखना पड़ेगा पौधा में, है ना। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियों हो सकती है या अन्य गतियां हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है, वृद्धि जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होता है, मतलब कि जिसमें वृद्धि बढ़ता भी नहीं, कम भी नहीं होता, कुछ वैसे पौधा भी होते हैं, है ना। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, वे भी सजीव होते हैं। मतलब जो सांस लेता है, जो जिंदा है, जो खाना बना सकता है, जो अपने संतान की उत्पत्ति कर सकता है, सबका सब क्या होगा बाबू रे? सजीव होगा। सबका सब क्या होगा बाबू रे? सजीव होगा। क्या होगा? सजीव होगा, है ना। सबका सब सजीव होगा। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः दिखाई देने वाला गति
दिखाई देने वाला गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंख से दिखाई नहीं देती है। जो बहुत ही छोटे सूक्ष्म गतिविधियां होती है वो हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देती है बाबू, वो हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देती है ना, दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं का गति, किसका गति बाबू? अणुओं का गति। उदाहरण के लिए हम अणुओं का गति ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अणुओं का गति। क्या यह अदृश्य आणविक है? आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? जीवन के लिए आवश्यक है। यदि यह हम प्रश्न किसी भी व्यवसायी जीव विज्ञान से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, उसका उत्तर सकारात्मक होगा। मतलब हाँ, हमारे जीवन के लिए आणविक गति आवश्यक है। मतलब कि हाँ, हमारे जीवन के लिए आणविक गति आवश्यक है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे, क्या हमारे जीवन के लिए आणविक गति आवश्यक है, तो हाँ आवश्यक है हमारे जीवन के लिए आणविक गति। इस चैप्टर से जो हम 200 ऑब्जेक्टिव निकाले थे उसमें भी ये पहला ऑब्जेक्टिव था, पहला ऑब्जेक्टिव यही था, क्या आणविक गति हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? आवश्यक है, आवश्यक है ना, आवश्यक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति न होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होता है। कब तक? जब तक वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करता है, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। इसी कारण से विषाणु के लिए एक विवाद ही बना हुआ है। अभी तक कोई पूर्ण रूप से नहीं बता पाया विषाणु सजीव है या निर्जीव है। सजीव है तो क्यों है? जब तक वो कोशिका का संक्रमण करता है विषाणु, तब तक तो वो मतलब उसमें आणविक गति तो नहीं होता है, वो कोशिका का संक्रमण करेगा तब उसमें आणविक गति आएगा। विषाणु जो है बाबू, जब वो ये कौन टाइम है बट जब वो कोशिका का संक्रमण करेगा तब उसमें आणविक होगा, अर्थात जब वो कोशिका का संक्रमण नहीं करेगा तब उसमें आणविक गति नहीं होगा। बताओ, जब वो कोशिका का संक्रमण करेगा तब उसमें आणविक गति होगा कि नहीं होगा? कोशिका का संक्रमण कर लिया तो आणविक गति होगा, कोशिका का संक्रमण नहीं किया तो आणविक गति नहीं होगा। कोशिका का संक्रमण किया आणविक गति होगा, कोशिका का संक्रमण नहीं किया आणविक गति नहीं हुआ। किसमें बाबू? तो जीवाणु में, विषाणु में। किसमें बाबू? विषाणु में, है ना। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है ना। विक्की, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा तेरा कल क्लास या रे बेटा चलो देखना, जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हमने यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होता है। सजीव का जो संरचना होता है कैसा होता है? सुसंगठित होता है। सजीव का संरचना सुसंगठित होता है। उनमें उत्तक हो सकते हैं। उत्तकों में कोशिकाएं होती है। अब उत्तक में कोशिका होगा ना प्रियंका, करना ध्यान से प्रियंका, चुप रहा। उत्तक में कोशिका होगा ना, बिना कोशिका का उत्तक बनेगा? अरे बाबू, बिना कोशिका का उत्तक नहीं बनेगा। उत्तक में कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने
लगती है, पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जीव और अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। मतलब हमारे जीवों में आणविक गति क्यों आवश्यक है बाबू रे? जीवों में जो है उत्तक होता है। उत्तक जो कि किससे बना होता है बाबू? कोशिकाओं से बना होता है। उत्तक जो कि कोशिकाओं से बनाता है, और उस कोशिका में छोटे छोटे घटक होता है। वही घटक यदि नहीं हो पाता तो हम लोग जिंदा भी नहीं हो पाते बाबू। कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? ऊर्जा। बिना ऊर्जा का हम लोग जिंदा रह पाएंगे, है ना? अब नहीं रह पाएंगे बिना ऊर्जा का जिंदा। अपने गांव घर में जानते देखे हैं कि शरीर में आत्मा होता है, शरीर में भूत होता है, लेकिन साइंस में शरीर में क्या होता है? ऊर्जा। इंसान जो मरता है शरीर से क्या निकलता है? ऊर्जा। है जिंदा तो ऊर्जा है, नहीं है जिंदा तो ऊर्जा नहीं है। मर गया तो ऊर्जा निकल गया, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, है ना? अतः जीवों का शरीर मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः जीवों के शरीर में को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बना होता है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं किससे बना होता है बाबू? अणुओं से बना होता है। अतः उन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। उन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। इसी कारण से आणविक गति हमारे शरीर में होता है। जीवों के लिए आणविक गति आवश्यक होता है। इसी कारण से बाबू सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से है? आइए देखते हैं, आइए खोजते हैं। अब हम लोग अनुक्रम प्रक्रम देखेंगे। ओ बेटा विक्की, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सब, है ना बाबू? देखते हैं जय प्रक्रम क्या है। जय प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य। जीवों का बाबू अनुरक्षण कार्य। अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। मतलब जीवों में जो अनुरक्षण होता है वो समय के साथ हमेशा होना चाहिए, है कि नहीं? जीवों में जो निरीक्षण होता है वो समय के साथ हमेशा होना चाहिए। हमारे शरीर में पोषण होता है, हमेशा पोषण होना चाहिए। शोषण होता है, हमारे शरीर में हमेशा शोषण होना चाहिए, है कि नहीं? परिवहन होता है, परिवहन होना चाहिए। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होना चाहिए, है कि नहीं? उत्सर्जन होना चाहिए। अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब हम वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी ये अनुरक्षण का काम चलना रहना चाहिए। मतलब जब हम सोए रहते हैं, जब हम कक्षा में बिना मतलब का बैठे हुए हैं, भाषण छोड़ रहे हैं, तब वो अनुरक्षण का काम उस समय भी चलेगा। अनुरक्षण का काम कभी बंद नहीं होगा। मान लो कुछ देर के लिए अनुरक्षण का काम बंद हो गया है। मान लो पोषण बंद हुआ, मतलब हमारे कोशिका में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, शोषण भी बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। शोषण बंद हुआ मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिला ऊर्जा मिला, तभी हम टपक गए ना। जब हम टपक जाएंगे तभी हमारे शरीर में अनुरक्षण का काम बंद हो जाएगा। अन्यथा हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य हमेशा चलेगा। हमारे शरीर में जो है अनुरक्षण का कार्य हमेशा चलेगा, है कि नहीं? हमेशा चलेगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे ही हम जय प्रक्रम कहते हैं। वही क्या कहलाता है बाबू? जय प्रक्रम। जीवों में अनुरक्षण ही क्या कहलाता है बाबू? जय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है कि नहीं?
क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण जो है परक्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण जो है परक्रम की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण जो है बाबू परिक्रम के लिए आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी, है ना। अतः उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है कि ना। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। यह ऊर्जा जो है एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, है ना। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आप लोग बोलिएगा। पोषण कहते हैं। पोषण को हम डिफाइन भी किए हैं। पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है बाबू? उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है? पोषण, है ना। ये हम लास्ट अपने क्लास में बता भी चुके हैं, है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। जीवों में, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। किस पर निर्भर है बाबू? कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। पृथ्वी पर जीवन किस पे निर्भर है बाबू? कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है ना। आगे देखिए। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित है। बुआरे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है? C6H12O6। उसमें क्या आया? कार्बन आया 6 गो। C6 मतलब 6 कार्बन आया। वो भी खाद्य पदार्थ है ना, ग्लूकोज भी, उसमें भी कार्बन आया ना। मतलब कार्बन का होना अति आवश्यक है कि नहीं। इन कार्बन स्रोत की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण जो है किसी एक जीव के लिए नियंत्रण में नहीं है। चूंकि पर्यावरण जो है किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है बाबू। अतः ऊर्जा को ये बाह्य स्रोत से, मतलब कि बाहरी स्रोत से विविध प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा के ये बाहरी स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है कि नहीं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाने चाहिए, है कि नहीं। देखिएगा, आगे देखिएगा। हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं
विभिन्न जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए, जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण में उपयोगी है, तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। बाबू आपको हम बताएं अभी जीवों में परक्रम क्यों आवश्यक है, जब परक्रम क्यों आवश्यक है बताए कि नहीं। हम अभी आपको बताए आणविक गति क्यों आवश्यक है, आणविक गति क्या है बताए कि नहीं बताए, हो कि नहीं। ऑनलाइन में जुड़ल छो कोई, चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर के अंदर एक रासायनिक श्रृंखलाओं की आवश्यकता होती है। उपचयन और अपचयन बाबू, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं अणुओं का विखंडन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां है। बाबू आपसे पूछेगा उपचयन या फिर अपचयन क्या है, उपचयन या फिर अपचयन क्या है, क्या किसी को पता है क्या है। सब अनपढ़े हैं तो इधर देखिए ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अपचयन का मतलब, किसका मतलब, अपचयन का मतलब होता है जब कोई बड़ा यौगिक टूटता है, जब कोई बड़ा यौगिक टूटता है। मतलब पहले ग्लूकोज ले लिए C6H12O6 प्लस हम ले लेते हैं, प्लस हम लोग ले लेते हैं O2, क्या ले लिए O2। ये टूट के क्या बनेगा, ये टूट के बाबू CO2 बनेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिए पंडित पे तो CO2 बनेगा। और क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनेगा, जल बनेगा। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन बनेगा। अरे बनेगा, थोड़ा बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए इधर देखिए, बड़ा यौगिक जो है वो टूटा, छोटे यौगिक में विभक्त हुआ, बड़ा यौगिक टूट के छोटे यौगिकों में विभक्त हुआ। वही क्या होता है बाबू, अपचयन। वही पूछा आपसे उपचयन क्या होता है, क्या चीज, उपचयन क्या होता है। उपचयन में कोई छोटा यौगिक से मिलके बड़ा यौगिक बनता है, छोटे यौगिक से मिलके क्या बनता है, बड़ा यौगिक बनता है। लेकिन जब बड़े यौगिक से टूट के छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं बाबू, अपचयन। आपसे यदि पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा, उपचयन या अपचयन, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अपचयन, है कि नहीं। क्या बोलिएगा बाबू, अपचयन। सुनील कुमार सर आपका नाम क्या है। बाबू मेरा नाम विवेक है सर, विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। उपचयन और अपचयन का डॉट क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने सब। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है बाबू, श्वसन। मतलब क्या हुआ बाबू, आइए हम बताते हैं, आइए बताते हैं, है कि नहीं। आइए बाबू, जब हम ग्लूकोज लेते हैं बाहर से, एक यौगिक लेते हैं, क्या लिए, ग्लूकोज। जब हम खाना खाए तो हमारे कोशिका में क्या गया बाबू, ग्लूकोज, जो कि टूट के क्या बना बाबू, पायरूवेट। कोशिका में जाने के बाद टूटेगा ना, टूट के क्या बनेगा, पायरूवेट। टूट के क्या बनेगा बाबू, पायरूवेट, जिसका फॉर्मूला कोई बता सकता है,
C3H5OH। ओ बेटा H4। ओहो, पायरुवेट का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू? C3H5 और OH। ये क्या हो जाएगा? पायरुवेट का फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं? पायरुवेट का फॉर्मूला हो जाएगा C3H5OH। और इससे बाबू, इसमें यदि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाता है, हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाता है, तब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? वाह बेटा, जल बनेगा। और क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। और क्या बनेगा मौसी? ऊर्जा किसके रूप में? किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। यही जो क्रिया हुआ, ऊर्जा बना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। इससे आगे अपने सब शाम को 7 बजे लाइव में जुड़िए और डिटेल में चर्चा करेंगे। पायरुवेट क्या है, एटीपी क्या है, एटीपी से ऊर्जा कैसे निकलता है, सब चर्चा करेंगे, है कि नहीं? अभी बुक रीडिंग करते हैं अपने सब। एक एक कोशिकीय जीव पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। पूरी सतह के पर्यावरण के संपर्क में रहती है। पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वह वार्ज्य पदार्थ को, मतलब बाहरी पदार्थ के निष्कासन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर आकर बढ़ता है, लेकिन जब जीव के शरीर आकर बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकता है। बहुकोशिकीय जीवों में जो है बाबू, सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण में नहीं रह सकता है, अपने आसपास के पर्यावरण में सीधे संपर्क में नहीं रह सकता है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मतलब यदि आपको बोले क्या केवल और केवल विसरण प्रक्रिया सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अरे नींद इज आइंग। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न अंग विशिष्ट हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित है, जो कि वर्ग नमी में ही हो गए होंगे, कोशिका से ऊतक से, है कि नहीं? अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है कि यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता
होती है। इस स्थिति में बाबू, इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बाबू? वाहन तंत्र। किसकी? वाहन तंत्र। वाहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं। केवल जय बाबू, केवल और केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। है कि नहीं? इतना तक में समझ में आया कि नहीं? दिशा ऑनलाइन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, क्या हाल चाल? सब बढ़िया घर में? किरे लहंगा चोपला सब बढ़िया घर में? अरे प्रियंका चोपला सब कुशल मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि कचरा जो बाहर निकला, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अरे उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अधिकल्पना के मूल नियमों को पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। है कि नहीं? इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। है कि नहीं? ये कैसे पहुंचता है, यह हम लोग शाम के 7 बजे क्लास में जानेंगे डिटेल में। है कि नहीं? अभी केवल और केवल क्या करेंगे बाबू? किताब पढ़ेंगे। है कि नहीं? आगे देखिएगा बाबू। आइए हम जीवन के अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। मतलब प्रक्रम में क्या आएगा बाबू? पोषण आएगा, पोषण के बारे में विचार करेंगे। शोषण आएगा बाबू, शोषण के बारे में विचार करेंगे। परिवहन आएगा, परिवहन के बारे में विचार करेंगे। उत्सर्जन आएगा, उत्सर्जन के बारे में विचार करेंगे। है ना? तो चलिए आज के रीडिंग क्लास को यहीं पे रखते हैं। हम लोग कल फिर इसी समय में सुबह 7 बजे डे 2 के साथ मिलते हैं और इसमें पोषण को समाप्त करेंगे। है कि नहीं? 3 से 4 दिन लगेगा, जय प्रक्रम को हम पढ़ डालेंगे। है कि नहीं बाबू? तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लहंगा चोपला।